अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट मॉड्यूल ज़ोर बुक्स ऑनलाइन के आज लास्ट सेशन में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज के सेशन में हम फाइनली सेटिंग्स को क्लोज़ कर देंगे और आज की जो सेटिंग्स हम कवर कर रहे हैं वो सेल्स और परचेज़ेज़ पर हैं। यानी कि सेल्स और कस्टमर रिलेटेड सेटिंग्स होंगी, एक्सपेंसेस और वेंडर रिलेटेड सेटिंग्स होंगी। जो भी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है वो आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के बाद फिर हम मॉड्यूल्स की तरफ मूव करेंगे और वन बाय वन हम हर मॉड्यूल के अंदर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स को कवर किया, हमने प्रोफाइल बनाई, ब्रांडिंग की, इसके बाद हमने लोकेशंस वगैरह सेटअप की, फिर यूज़र और एक्सेस उनके रोल्स वगैरह देखे हमने, फिर टैक्स की सेटिंग्स हमने की। उसके बाद फिर जो जनरल सेटिंग्स थी सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो हमने उसमें कवर किया और कस्टमाइज़ेशन और ऑटोमेशन ये अपने मॉड्यूल के अंदर कवर होंगे, क्योंकि अभी इनका कराने का फ़ायदा नहीं, आपको इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जो जब इसका मॉड्यूल स्टार्ट होगा हम कस्टमाइज़ेशन में तो फिर इसकी सेटिंग्स को हम देख लेंगे, फिर ऑटोमेशन का है पूरा मॉड्यूल है उसके अंदर हम ऑटोमेशन में देख लेंगे। फिर हमने जनरल सेटिंग्स को कवर किया लास्ट सेशन में और आज हम कंप्लीट करेंगे सेल्स और परचेजेस को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल्स। तो सेल्स के सेक्शन में सबसे पहले कोट्स हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, इस सेटिंग्स में हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो अप्रूवल्स है, कस्टमाइज़ेशन है, वैलिडेशन रूल्स हैं या कस्टम बटन्स वगैरह लगाना, ये सब आपका ऑटोमेशन और कस्टमाइज़ेशन के मॉड्यूल के अंदर कवर होगा। अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ज़ो बुक्स फंक्शनल करने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है अभी। कोटेशन का वर्क फ्लो ये होता है कि आप क्लाइंट से आपको लीड आती है, आप उसको कोटेशन प्रोवाइड करते हैं और फिर वो कोटेशन में चेंजेस होती हैं, कोटेशन को एडिट किया जाता है। एडिट करने के बाद फिर वो कोड जाती है कस्टमर के पास, फिर कस्टमर उस कोड को एक्सेप्ट कर देता है। अब जब यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो जाती है तो ये ऑप्शन फिर आपने देखना है कि क्या एक्सेप्टेड कोड भी एडिट हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर वो एडिट हो सकती है तो फिर उसको कोई भी जो बनाने वाला है उसको एडिट कर लेगा, और अगर वो नहीं हो सकती तो सिर्फ वही एडिट कर सकता है जिसके पास इसके राइट्स होंगे। तो ये वर्क फ्लो आपने देखना है कि आपकी कंपनी के अंदर ये किस तरह इस क्राइटेरिया को लिया जाता है। सेकंड है कि अलाउ कस्टमर टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द कोड्स। व्हाट्सएप या पब्लिक लिंक आप उनको शेयर करते हैं या व्हाट्सएप पर कोटेशन भेजते हैं तो वो उस कोड को एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन कर सकें, तो ये एक ऑप्शन है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेट एक्सेप्टेड कोड्स टू इनवॉइस कन्वर्जन्स, कि जैसे ही कोड एक्सेप्ट हो जाएगी उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो कोड जो है कन्वर्ट हो जाए ड्राफ्ट इनवॉइस में, यानी कोटेशन थी अब वो ड्राफ्ट इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, तो इनवॉइस अभी कंप्लीट नहीं हुई, वो फाइनल नहीं हुई, वो ड्राफ्ट में रखी, आप उसको एडिट कर सकते हैं। फिर दूसरी ऑप्शन के अंदर हमारे पास आएगा कि हम जो अपनी कोटेशन है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनवॉइस में, ऑटोमेटिकली खुद इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ईमेल हो जाएगी कस्टमर को। तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पर ऑटोमेशंस मिल रही हैं। और फिर एक तीसरी ऑप्शन हमारे पास होती है कि कन्वर्ट नहीं करना कोटेशंस को। सो हो ये रहा है कि कोटेशन कस्टमर के पास जा रही है, वो एक्सेप्ट हो रही है, तो जैसे ही उसका स्टेटस चेंज हो रहा है कि ये कोड एक्सेप्ट हो गई है कोटेशन, तो वो उसको इनवॉइस में कन्वर्ट कर दें और कस्टमर को भेज दें, या फिर ड्राफ्ट में कन्वर्ट करें और आपके पास रहने दें, आप खुद उसको हैंडल करें, खुद उसको कस्टमर के पास सेंड करें। और तीसरी ऑप्शन है कि वो कुछ भी ना करें, कि स्टेटस चेंज होने के बाद आप मैनुअली उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्रोग्रेस इनवॉइसिंग का। अच्छा, अब प्रोग्रेस इनवॉइसिंग के अंदर क्या होता है कि आप माइलस्टोन बेसिस पर या वर्क डन बेसिस के ऊपर आप इनवॉइस करते हैं कस्टमर को। एक प्रोजेक्ट आपको मिला है, यानी कि 1 मिलियन का प्रोजेक्ट है, अब आपने 3 लाख का काम कर दिया, सर्विसेज या गुड्स डिलीवर कर दी, तो आप क्या करेंगे, 3 लाख की इनवॉइस कर देंगे। फिर थोड़ा सा और काम चलेगा, फिर 2 लाख का और काम कंप्लीट हुआ तो आप 2 लाख की इनवॉइस कर देंगे। तो इस तरह छोटी छोटी इनवॉइसेस की जाती हैं, पूरे प्रोजेक्ट का क्लोज होने का वेट नहीं किया जाता। तो जैसे ही सर्विसेज डिलीवर होती हैं या गुड्स डिलीवर होते हैं तो आप इनवॉइस कर देते हैं, तो इसको बेसिकली प्रोग्रेस इनवॉइसिंग कहा जाता है। अब ये एक पूरा एक फंक्शन है और एक अलग से फीचर है, तो इसको इनेबल करने के लिए
आप इसको यूज़ करेंगे, इस ऑप्शन को। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा कि अलाउ क्रिएशन ऑफ प्रोग्रेस इनवॉइस फ्रॉम एन कोड, कि पहले आप कोटेशन बनाएंगे, कोटेशन बनाने के बाद वो कोटेशन बेसिकली आपकी जब एक्सेप्ट हो गई है तो आप वो आपको परचेज ऑर्डर इशू हुआ होगा उसके अगेंस्ट, और फिर वही कोटेशन को आपने स्प्लिट करते जाना है, उसकी अलग अलग प्रोग्रेस इन्वॉइसेस बनती जाएंगी और एंड के अंदर आपको वो रिपोर्ट भी जनरेट होगी। अच्छा, फिर उसके बाद होता ये है कि इन्वॉइसेस के अंदर आप ज़ीरो वैल्यू आइटम्स भी लिखते हैं। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो आप ज़ीरो वैल्यू पर सेल कर रहे होते हैं, यानी क्लब किया होता है आपने, या मल्टीपल आइटम्स आपने उसमें मेंशन किए होते हैं और एक टोटल आप इन्वॉइस कर रहे होते हैं। और अक्सर इनमें से बहुत सारे आइटम्स को आप ज़ीरो वैल्यू पर चार्ज कर रहे होते हैं, ऑल्दो कि उसकी कॉस्ट तो बुक हो रही है बट सेलिंग प्राइस उसकी आप ज़ीरो रख रहे होते हैं। तो ऐसे ही ऑप्शन आपने क्या हाइड ज़ीरो वैल्यू लाइन आइटम्स, क्या आप उसको हाइड करना चाहते हैं या आप शो करना चाहते हैं? तो अगर ज़ीरो वैल्यू के लाइन आइटम्स को आप हाइड करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ज़ीरो वैल्यू आइटम्स डिस्प्ले हों इनवॉइस के ऊपर या कोटेशन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। देन उसके बाद फिर हमारे पास कुछ फील्ड्स आ जाती हैं जहाँ पर आप अपने कस्टमर नोट्स ऐड कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, एड्रेस ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब जो भी आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन करेंगे वो प्री फिल हो जाएगा आपकी कोटेशन के ऊपर। इसी तरह कस्टमर के नोट्स हैं, वो भी आप जैसे यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर बिजनेस, यहाँ पर आपने कस्टमर नोट्स ये ऐड किया तो आपकी कोटेशन के ऊपर कस्टमर नोट्स की फील्ड में ये डिस्प्ले होगा। तो इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं रिटेनर इनवॉइस की तरफ। रिटेनर इनवॉइस का पहले भी बताया गया कि वो इनवॉइस जो कस्टमर से एडवांस लेने के लिए यूज़ होगी, उसको हम रिटेनर इनवॉइस कहेंगे। और इसमें आपको दो ऑप्शंस मिल रही हैं कि आप रिटेनर इनवॉइस की टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, कस्टमर नोट्स ऐड कर सकते हैं। ये अगर जेनेरिक हैं, हर कस्टमर के लिए एक जैसी होती हैं, तो इनको यहाँ पर बेहतर है कि सेटअप में आप इनको ऐड कर लें, टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर लें, या कस्टमर नोट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो ऐड कर लें, ताकि आपको बार बार हर कोटेशन, हर रिटेनर इनवॉइस पर ना ऐड करना चाहिए। फिर उसके बाद सेल्स ऑर्डर आ जाता है। अब सेल्स ऑर्डर आपको मालूम है एक डॉक्यूमेंट है, तो आप जो भी सेल कस्टमर को कर रहे हैं उसकी कंफर्मेशन के लिए यूज़ होता है। अब इसमें क्या ऑप्शंस हमें मिल रही हैं कि आप ये एडिशनल फील्ड्स जो हैं अपडेट कर सकते हैं, जो भी उस सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड इनवॉइस है, जैसे कि एड्रेस है, कस्टमर नोट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये आप अगर इनको चेक करेंगे तो ये फील्ड्स वहाँ पर क्रिएट होंगी। अच्छा, अब सेल्स ऑर्डर ओपन हो गया, यानी कि आपने कस्टमर को सेल्स ऑर्डर भेज दिया कंफर्मेशन के लिए। अब उसको क्लोज़ कब होगा? क्लोज़, अब ये क्लोज़ की डेफ़िनेशन, ये आपकी कंपनी की डेफ़िनेशन, आपके जो वर्क फ्लोज़ चल रहे हैं, जो आपकी पॉलिसी है, उसके मुताबिक होगा। अब ऑप्शंस मिलती हैं आपको। व्हेन इनवॉइस इज़ क्रिएटेड, जैसे इनवॉइस क्रिएट होगी इस उस सेल्स ऑर्डर से, तो आपका सेल्स ऑर्डर क्लोज़ हो जाएगा। व्हेन शिपमेंट इज़ फुलफिल्ड, अच्छा, अब जैसे ही शिपमेंट हो जाती है आपकी, तो आपका सेल्स ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन है व्हेन शिपमेंट इज फुलफिल्ड एंड इनवॉइस इज क्रिएटेड, कि शिपमेंट फुलफिल हो रही है और इनवॉइस क्रिएट हो रही है, यानी कि आपने डिलीवर कर दिया है और उसके बाद इनवॉइस भी जनरेट कर दी है। एंड रिस्ट्रिक्ट क्लोज, अच्छा ये सॉरी, ये तीन ऑप्शन है। तो मोस्टली क्या ऑप्शन क्रिएट किया जाता है कि फुलफिल हो जाती है और इनवॉइस क्रिएट की जाती है, तब आपका सेल्स ऑर्डर क्लोज होता है। और कुछ ऑपरेशनली अगर डिलीवर करना सेल्स ऑर्डर कंप्लीट होने के है, तो फिर उसमें आप शिपमेंट इज फुलफिल्ड में कर लेते हैं कि शिपमेंट फुलफिल होगी, अब सेल्स ऑर्डर क्लोज हो गया है। अब जिसने भी इनवॉइस रेज करनी है, अकाउंट्स ने रेज करनी है, रिसीवेबल्स ने रेज करनी है, वो इनवॉइस रेज कर देगा उससे। फिर इसी तरह आप सेल्स ऑर्डर में अलग अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर सकते हैं और कस्टमर नोट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इनवॉइसेस। अब इनवॉइसेस में एक ऑप्शन है कि अलाउ एडिटिंग ऑफ सेंट इनवॉइस। अब जब इनवॉइस चली जाती है तो क्या उसको एडिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अगेन ये आपकी अपनी पॉलिसी है कि अगर वो एडिट नहीं हो सकती और उसके अगेंस्ट कोई और डॉक्यूमेंट एंटर करना है, उसमें कोई चेंज करनी है, तो वो आपने देखना है कि ये पॉलिसी जो आपका अपना मैनुअल है उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है। अगर तो आप अलाउ करते हैं सेंट इनवॉइस एडिट करनी है तो इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अलाउ नहीं करते कि इनवॉइस एक बार सेंड होगी तो वो एडिट नहीं होगी, तो फिर आप इसको अनचेक करेंगे।
उसके बाद एसोसिएट एंड डिस्प्ले एक्सपेंसेस रिसीट इन इनवॉइस पीडीएफ। अब उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो आप उसकी जो रिसीट्स हैं वो आप इनवॉइस में पीडीएफ के तौर पर डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि इनवॉइस जा रही है तो उसमें जितने भी एसोसिएटेड एक्सपेंसेस थे उनका पीडीएफ जो है वो उसमें अटैच हो सकता है। फिर हमारे पास ऑप्शन आती है कि लेट फीस की। अब लेट फीस नॉर्मली लेट फीस, मार्कअप, आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट्स, तो ये इस तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं कि अगर ड्यू डेट के बाद वो पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर लेट फीस चार्ज होगी। अगर आपकी इस तरह की कोई अरेंजमेंट है कस्टमर के साथ और आप लेट फीसेस चार्ज करते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, और इनेबल करने के बाद आप इसको कन्फिगर करेंगे। तो कन्फिग्रेशन बहुत आसान है, इसको समझ लें कि लेट फीस किस तरह चार्ज करेंगे, फ़िक्स अमाउंट चार्ज करेंगे या परसेंटेज चार्ज करेंगे। यानी कि अगर 10 ड्यू डेट थी उसके बाद गुजर गई तो आपकी एक फ़िक्स अमाउंट है कि 1000 रुपये आप उसको लेट फ़ीस चार्ज करेंगे, तो आप फ़िक्स अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज ऑफ द इनवॉइस है तो फिर आप इसमें परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर लेट फ़ी का क्या क्राइटेरिया है, इनवॉइस ओवरड्यू हो जाए कितने दिन उसमें लगें, फिर परसेंटेज कितनी आप अप्लाई करेंगे, तो डिफरेंट क्राइटेरियाज वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेट फ़ी इनवॉइस जो है वो अलग से ड्राफ्ट में जनरेट हो, ये ऑप्शन आप उसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद लेट फ़ी के ऊपर अगर टैक्सेस वगैरह चार्ज होने हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब लेट फ़ी की इनकम को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में से कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो लेट फ़ी इनकम का अकाउंट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनवॉइस ऑर्डर नंबर। अब इनवॉइस ऑर्डर का नंबर जो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो वहाँ वो यूज़ होगा सेल्स ऑर्डर नंबर, जो सेल्स ऑर्डर नंबर है वही इनवॉइस का ऑर्डर नंबर होगा। और अगर सेल्स ऑर्डर का यूज़ नहीं करना, इनवॉइस का अलग से एक सेपरेट नंबर होना चाहिए, वो यूज़ करना है, तो फिर सेल्स ऑर्डर का रेफरेंस नंबर वहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कि लेट पेमेंट हो रही है और उसके ऊपर फीस चार्ज हो रही है, इसीलिए अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी आप दे रहे होते हैं। तो इसके लिए इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं कि अगर आपने इतने दिन पहले ड्यू डेट से आपने पेमेंट कर दी तो आपको इतने परसेंट डिस्काउंट दे दिया जाएगा। यहाँ पर प्लेस होल्डर्स हैं, आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की परसेंटेज है। अब पेमेंट्स का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट आई है तो अ, आपको नोटिफाई किया जाएगा, इन ऐप में किया जाएगा या ईमेल आएगी आपको। इसके अलावा डू यू वांट टू इंक्लूड द पेमेंट रिसीट, ठीक। अब उसके बाद फिर आप कस्टमर को थैंक यू नोट भेज रहे हैं तो उसके साथ पेमेंट रिसीट को अटैच करना है तो वो ये ऑप्शन कर सकते हैं। आप थैंक यू नोट को ऑटोमेट कर सकते हैं कि जैसे ही पेमेंट ऑनलाइन आपके पास आएगी थैंक यू नोट कस्टमर के पास चला जाएगा, उसको सेल रिसीट भी मिल जाएगी। तो ये बेसिकली ऑटोमेशन के कुछ फीचर्स हैं, उनको इनेबल किया जा सकता है। और उसके बाद फिर राइट ऑफ, अगर आपने इन्वाइस को राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ करने में इन्वाइस में दो सेक्शंस होंगे, एक आपकी सर्विसेज या गुड्स की अमाउंट होगी और एक टैक्सेस की अमाउंट होगी, सेल्स टैक्स होगा। तो उनको सेपरेटली स्प्लिट करके और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसके लिए राइट ऑफ का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। यानी कि क्या होगा कि अगर आपने इनवॉइस भेजी है उसको आप राइट ऑफ कर दिया तो इनवॉइस की अमाउंट आपकी बैड डेट में चली जाएगी। तो जो टैक्सेस की अमाउंट है अगर वो सेल टैक्स पेबल में आ रही थी तो अब वो सेल टैक्स पेबल से डेबिट हो जाएगी, यानी कि उसमें से निकल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमें इनवॉइस क्यू आर मिलता है। अब क्यू आर आपने देखा होगा इनवॉइसेस के ऊपर क्यू आर है, और क्यू आर को अगर आप स्कैन करते हैं तो वो एक प्री डिफाइंड लोकेशन के ऊपर आपको ले जाता है, किसी लिंक पर ले जाएगा या कुछ और ऑप्शन के ऊपर आपको वो ओपन करेगा। तो यहाँ पर क्यू आर के लिए हमें जो ऑप्शंस मिल रही हैं वो एक इनवॉइस यूआरएल है। इनवॉइस यूआरएल आपको मिलेगा यहाँ पर। अब यूजुअली ये होता है कि आप क्यूआर को स्कैन करें और स्कैन करने के बाद आप उसकी पेमेंट प्रोसेस कर सकें, तो आप अपने गेटवे का वहाँ पर लिंक दे सकते हैं। ये हम आगे कस्टमाइजेशन में आएंगे तो हम इसमें डिफरेंट आइडियाज़ देंगे कि क्यूआर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उससे बेनिफिट ले सकते हैं।
और फिर इसी तरह जो भी आप QR URL अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन आप कोड की लिखना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपकी इनवॉइस के ऊपर QR बना हुआ आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अगेन जैसे कोटेशन के ऊपर ज़ीरो वैल्यू लाइन आइटम्स थे, इसी तरह जब इनवॉइस के ऊपर ज़ीरो वैल्यू लाइन आइटम्स आते हैं तो उनको भी आप हाइड कर सकते हैं। इनवॉइस की भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आपकी कुछ जेनेरिक टर्म्स एंड कंडीशंस है तो वो यहाँ पुट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार इनवॉइस के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन ना ऐड करनी पड़े। इसी तरह कस्टमर नोट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, रिकरिंग इनवॉइसेस। अब रिकरिंग इनवॉइसेस को एक डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर आप एक उनकी फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं और खुद ब खुद इनवॉइस जो है वो क्रिएट होती हैं, सेंड होती हैं। सो रिकरिंग का मकसद ये होता है कि बार बार आपको एक ही तरह की इनवॉइस ना बनानी पड़े। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस मिलती हैं कि अब रिकरिंग इनवॉइसेस जो हैं वो आपको ड्राफ्ट में मिलें, ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यानी कि आपने हर महीने मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने एक कस्टमर को हर महीने एक इनवॉइस करनी है और इनवॉइस है 5 लाख की और सपोर्ट सर्विसेज है। हर महीने आपने वो सपोर्ट सर्विसेज इनवॉइस भेजनी है कस्टमर को और सेम ही डेट है। अब आपने उसकी फ्रीक्वेंसी सेटअप कर दी। अब ये टेम्पलेट्स कैसे बनेंगे हम मॉड्यूल में जाके देखेंगे, लेकिन अभी सेटिंग के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि अब आपने क्या किया, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेटअप कर दिया। अब जो जब वो डेट आएगी, यानी कि सपोज करें कि 10 डेट है, तो 10 डेट को वो रिकरिंग इनवॉइस को ड्राफ्ट में क्रिएट कर देगा और आपको ज़ोहो नोटिफाई करेगा कि ये इनवॉइस क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसको एडिट करें, सेंड करें, जो भी कुछ आपने इसके साथ फंक्शन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। तो आपने अब इनवॉइस नहीं क्रिएट की, ज़ोहो ने आपको करके दे दी, बट वो ड्राफ्ट में है। इसी तरह दूसरी ऑप्शन आपको क्या मिलती है कि वो इनवॉइस क्रिएट करेगा और सेंड कर देगा। अगर तो उसके अंदर कोई चेंजेस आपने नहीं करनी, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज नहीं करना, तो वो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि आपको अप्लाई कर कि वो इनवॉइस क्रिएट करेगा और सेंड कर देगा। अब इसमें दो ऑप्शन हैं कि कस्टमर एक्सेस पेमेंट, अगर कस्टमर ने कोई एक्सेस पेमेंट की हुई है तो वो उस इनवॉइस पर अप्लाई हो जाएगी, यानी कि उसका बैलेंस कम कर देगी। और अगर कस्टमर के कोई क्रेडिट नोट्स हैं वो भी उस इनवॉइस पर अप्लाई हो जाएंगे, तो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन मिल जाती है। और फिर उसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि क्रिएट, चार्ज एंड सेंड इनवॉइसेस, यानी कि सब कुछ वो खुद कर रहा है। वो क्रिएट भी कर रहा है, चार्ज भी कर रहा है और इनवॉइसेस को सेंड भी कर रहा है। तो ये ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। इसमें ऑनलाइन का जो फीचर है, क्रेडिट कार्ड या आप अपना मर्चेंट वगैरह अटैच कर सकते हैं, वो ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगी। और उससे रिलेटेड थैंक यू ईमेल भी मिल जाएगी। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो एक थैंक यू ईमेल चली जाए, उनको रिसीट रिसीव हो जाए। पेमेंट फेलियर हो जाए तो उसको फिर नोटिफिकेशन चला जाए। तो ये ऑटोमेशन के अंदर ये चीज़ें बहुत काम आती हैं कि अब आपको इनवॉइस क्रिएट नहीं करनी। अब बिलिंग का है, हर महीने बिलिंग हो रही है, हर महीने वो क्रिएट करेगा। अगर कोई क्रेडिट नोट्स हैं या कोई पेमेंट एडवांस में आई है तो उसके साथ एडजस्ट करेगा। एडजस्ट करने के बाद वो फिर ईमेल कर देगा, उनको इनवॉइस सेंड कर देगा। फिर पेमेंट अगर ऑनलाइन आप रिसीव कर रहे हैं, अच्छा अब ऑनलाइन आपने पेमेंट उनसे रिसीव कर ली, उसके बाद वो पेमेंट रिसीव करने के बाद अगर सक्सेसफुल पेमेंट रिसीव हुई है और आपके मर्चेंट को हिट करते हुए आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो वो क्या करेगा, थैंक यू नोट भेज देगा। पेमेंट रिसीट जो है वो PDF सेंड कर देगा। सो ईमेल का प्रोसेस पूरा एक साइकिल कंप्लीट आपका कर देगा। अगर पेमेंट फेल होती है तो फिर उनको नोटिफिकेशन जाएगा, ईमेल जाएगी कि पेमेंट फेल हो गई है, दोबारा से पेमेंट प्रोसेस की जाए। सो रिकरिंग इनवॉइसेस के अंदर ये सेटिंग्स थी। उसके बाद हमारे पास सेल्स रिसीट आ जाते हैं। सेल रिसीट के अंदर, अब सेल रिसीट का जो फॉर्म है वो बेसिकली कैश सेल्स हैं आपकी, कि आप सेल कर रहे हैं और उसी वक्त आप कैश रिसीव कर रहे हैं। तो उसके लिए वो डिफ़ॉल्ट अकाउंट एक मांग रहा है कि जब भी आप सेल रिसीट का फॉर्म ओपन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट एक अकाउंट सेलेक्ट हो जाए। वो कौन सा हो सकता है, पेटी कैश है, अनडिपॉजिटेड फंड्स हैं, या कैश फ्रॉम सेल्स है। तो इस तरह का अकाउंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और सेल रिसीट की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, अपने नोट्स होंगे, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर पेमेंट रिसीट का है। अब पेमेंट रिसीट का ऑलरेडी फॉर्म, इसमें कोई कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है।
अब नई फील्ड्स को ऐड करना, उनको एडिट करना, ये कस्टमाइजेशन का पार्ट है, तो हम इसको कस्टमाइजेशन में कवर करेंगे। फिर उसके बाद क्रेडिट नोट्स आ जाते हैं। सेल की कुछ चीज़ें वापस चली गई, अब क्रेडिट नोट आ गया। अब क्रेडिट नोट का क्यूआर भी आप इनेबल कर सकते हैं। आप क्यूआर को आप इनेबल करके उसके ऊपर यूआरएल जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। फर्दर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट नोट की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कस्टमर नोट्स हैं, उनको ऐड किया जा सकता है। फिर आपके पास डिलीवरी नोट आ गया। अब गुड्स आपने डिलीवर कर दिए तो डिलीवरी नोट आ गया। तो डिलीवरी नोट के लिए यहाँ पर उसको एडिट किया जा सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज किया जा सकता है, डिलीवरी नोट किया जा सकता है, डिलीवरी चालान किया जा सकता है, गुड्स डिलीवरी नोट किया जा सकता है। तो जो भी आपका टाइटल यूज़ हो रहा है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। फिर ट्रांजैक्शन नंबर में आपने यहाँ पर हैश ऐड कर दिया, डेट फील्ड डेट है, तो इनको आप बेसिकली नई फील्ड्स में ऐड कर सकते हैं। आइटम्स हो गए, डिस्क्रिप्शंस हैं, क्वांटिटी है, QTY कर दिया। और उसके बाद रेफरेंस फील्ड्स को अगर आपने ऐड करना है कि इसका रेफरेंस नंबर कोई होना चाहिए, बिल टू किसको कर रहे हैं, डिलीवरी टू किसको है, और सिग्नेचर्स को आप ऐड कर सकते हैं, बैलेंस ड्यू आप ऐड कर सकते हैं डिलीवरी नोट्स में, कस्टमर नोट्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अपनी डिलीवरी नोट्स पर कौन कौन सी फील्ड्स को आप ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। देन पैकिंग स्लिप्स हैं। पैकिंग स्लिप्स का भी इसी तरह ही है कि पैकिंग स्लिप क्रिएट होती है, उसके अंदर सारी डिटेल होती है, और वो आप डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सेम जैसे डिलीवरी नोट के अंदर ऑप्शन थी तो वो आपको मिल जाती है। अब पैकिंग स्लिप है तो पैकिंग स्लिप के अंदर सिस्टम जनरेटेड होती है, उसके अंदर सिग्नेचर्स नहीं रिक्वायर्ड होते, बैलेंस नहीं लिखना होता उसके ऊपर, रेफरेंस नंबर की ज़रूरत नहीं होती, बिल टू डिलीवरी टू ये आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। कस्टमर नोट्स आप ऐड कर सकते हैं, तो सिंपल सी एक पैकिंग स्लिप होती है, वो आप कस्टमर को शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं परचेजेस के मॉड्यूल पर। तो परचेजेस की मॉड्यूल सेटिंग्स, इसमें ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें ऑलरेडी से सेटअप हैं, जो नहीं है वो हम उनको कवर कर देते हैं। जैसे एक्सपेंसेस का पहला सेक्शन है, और प्रेफरेंसेस के अंदर आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जो एम्प्लॉई से रिलेटेड होंगे। कोई ना कोई एम्प्लॉई एक्सपेंस कर रहा होगा, उसका ट्रैवल होगा, उसका मील एंटरटेनमेंट होगा। अगर तो एम्प्लॉई से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तो वो आप उनको एसोसिएट कर सकते हैं यहाँ पर जाके। अब जो भी आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय को लिंक कर सकें, ताकि बाद में आपको पता चल सके कि ये एक्सपेंस किस एम्प्लॉय का था। उसके बाद माइलेज है। माइलेज अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर आपका माइलेज का डिफ़ॉल्ट अकाउंट आ जाता है, और माइलेज किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं आप, किलोमीटर्स में या माइल्स में, वो आप कर सकते हैं। माइलेज रेट कब से कब चल रहे हैं, आप अक्सर रीइंबर्समेंट्स कर रहे होते हैं या ट्रैवल पे कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो पर किलोमीटर के हिसाब से कर रहे होते हैं, और उसका रेट भी चेंज होता रहता है। हर महीने कंपनी जो है रिविज़िट करती है, या जब भी फ्यूल की प्राइसेस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है तो उसके साथ किया जाता है। अब रेट्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आज से हो रहे हैं। माइलेज का रेट है 25 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो डिफरेंट माइलेज रेट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर व्हीकल पर आ जाएँ तो आप अपनी व्हीकल्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। व्हीकल का नेम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और उसमें बता सकते हैं कि कौन क्या है व्हीकल, उसकी स्पेक्स क्या हैं, इसमें व्हीकल को ऐड किया जा सकता है। और ये कस्टमाइजेशन है आगे। फिर उसके बाद रिकरिंग आ जाता है, और रिकरिंग के एक्सपेंसेस में कस्टम बटन क्रिएट करना कस्टमाइजेशन का है। फिर परचेज़ ऑर्डर आ जाते हैं। अच्छा, अब परचेज़ ऑर्डर क्या है, वो डॉक्यूमेंट है जो आप वेंडर को भेजते हैं और इंटेंट शो करते हैं कि आप ये उससे ख़रीद रहे हैं। एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्चुअल एक कैपेसिटी के अंदर आप उनके साथ डील करते हैं कि मैं आपसे ये चीज़ें ख़रीद रहा हूँ, इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ख़रीद रहा हूँ, इतनी क्वांटिटी ख़रीद रहा हूँ, और वो उसको एक्सेप्ट करता है परचेज़ ऑर्डर। अच्छा, अब परचेज़ ऑर्डर जब आपने वेंडर को भेज दिया, वो ओपन हो गया है, तो वो क्लोज़ कब होगा? ये परचेज़ ऑर्डर की ट्रांज़ैक्शन कब कंप्लीट होगी? उसके लिए 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, व्हेन परचेज़ रिसीव इज़ रिकॉर्डेड। जब उस परचेज़ ऑर्डर में जो आइटम्स मेंशन्ड हैं, वो रिसीव हो जाएँगी तो परचेज़ ऑर्डर क्लोज़ हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि बिल आप क्रिएट करेंगे, यानी कि वेंडर आपको बिल भेज देगा। तो अगर आपने बिल क्रिएट कर दिया तो परचेज़ ऑर्डर क्लोज़ हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन ये है कि वो आइटम्स भी, तमाम गुड्स भी रिसीव हो जाएँ, और आपको वेंडर का बिल भी रिसीव हो जाए, और वो दोनों आप क्रिएट कर दें, यानी कि गुड्स भी रिसीव कर लें और वेंडर का बिल भी आप क्रिएट कर लें, तो फिर आपका परचेज़ ऑर्डर क्लोज़ हो जाएगा।
तो ये तीनों ऑप्शंस हैं, जो भी आपके प्रेफरेंस हैं उसके मुताबिक आप करेंगे। मोस्टली आप ये यूज़ करते हैं कि रिसीव होगा, बिल आएगा, तब परचेज़ ऑर्डर क्लोज़ हो जाएगा। और टर्म्स एंड कंडीशंस आप मेंशन करेंगे परचेज़ ऑर्डर की क्या टर्म्स हैं, कुछ जेनेरिक होती हैं और कुछ कस्टमाइज़ होती हैं हर वेंडर के हिसाब से, फिर नोट्स आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बिल्स हैं, बिल्स में कोई ख़ास नहीं है, इसमें अप्रूवल्स हैं, कस्टमाइज़ेशन है, रिकरिंग बिल्स हैं और रिकरिंग के अंदर भी बटन्स कस्टम क्रिएट हो रहे हैं, फिर पेमेंट मेड में भी अप्रूवल्स है और फिर आ जाता है वेंडर क्रेडिट्स, इनमें भी अप्रूवल्स और कस्टमाइजेशन का है। सो बेसिक सेटिंग्स हमारी तमाम कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम मूव करेंगे अगले मॉड्यूल्स की तरफ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।